जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। रक्षा मंत्रालय ने HAL से 97 LCA मार्क 1 खरीदने का सौदा किया, जिसमें कि 68 फाइटर और 29 ट्विन सीटर होंगे। इनकी अनुमानित कीमत है 62,370 करोड़ रुपए, प्लस टैक्स अलग से होगा और ये बाय इंडियन IDDM के तहत हुआ है। इसमें उत्तम ISR रडार लगेगा, स्वयं रक्षा कवच और कंट्रोल एक्ट्यूएटर्स लगेंगे। 64% से ज्यादा भारतीय सामग्री लगी होगी और 67 नए भारतीय पार्ट्स लगे होंगे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट से 105 सप्लायर जुड़ चुके हैं। 6 साल में लगभग 11,750 नौकरियां भी जनरेट होंगी। डिलीवरी 2027 से 28 के बीच होगी। इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत मजबूत होगा। दोस्तों, भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया और ये परीक्षण पहली बार रेल पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से किया गया। अग्नि प्राइम नई पीढ़ी की मिसाइल है, रेंज 2000 किलोमीटर तक है। रेल पर चलने वाला लॉन्चर पूरे देश के रेल नेटवर्क पर आसानी से घूम सकता है। मतलब जहां जहां हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं वहां से आप इस मिसाइल को दाग सकते हैं। इससे मिसाइल को कहीं भी बहुत जल्दी से पहुंचाया भी जा सकता है और दागा भी जा सकता है। मतलब दुश्मन को पता भी लगना मुश्किल हो जाएगा कि भाई मिसाइल आई तो कहां से आई। और इसके वॉर हेड पर लगे जो फिन्स हैं वो बताते हैं कि इसमें मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल हो सकता है, यानी कि MARV तकनीक। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मिसाइल कई आधुनिक तकनीकों से लैस है और भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, रशिया ने कहा है कि HAL का जो नासिक प्लांट है, जहां अब तक 220 से ज्यादा Su-30 MKI बने हैं, उसे बहुत ही कम बदलाव यानी कि 30% से भी कम बदलाव करके Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने लायक बनाया जा सकता है। और अगर रशिया भारत के बीच समझौता होता है तो 1 साल के अंदर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। और इस डील की योजना के तहत दोस्तों, अगर ये होती है तो भारत पहले 36 और 40 Su-57E रशिया से खरीदेगा, यानी कि फ्लाईवे कंडीशन में। बाद में नासिक में 3 से 5 स्क्वाड्रंस बनाए जाएंगे और कुल सौदा 126 विमान का 7 से 10 अरब डॉलर तक जा सकता है। इवन दोस्तों, यहाँ पर Su-57E में भारतीय मिसाइल जैसे कि अस्त्र मिसाइल और रशिया की R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसमें नया बेल का ISR रडार लगेगा, जबकि इसमें भारत का उत्तम ISR रडार भी लगाया जा सकता है। ये लड़ाकू विमान Su-30 MKI से ज्यादा पावरफुल और छिपकर हमला करने वाला है। अगर ये सौदा दोस्तों दिसंबर 2025 के अंत में हो भी जाता है तो 2027 तक पहले Su-57E भारत पहुंच जाएंगे। बाद में नासिक में ये फाइटर जेट्स बनेंगे। मतलब साफ है कि भारत को ऐसा करके जल्द ही Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। नासिक और कोराटपुर प्लांट थोड़े बदलाव के साथ इन्हें यहीं बनाने लगेंगे। इससे इंडियन एयरफोर्स को नई ताकत मिलेगी, जब तक कि AMC फाइटर जेट आ नहीं जाता। भारत का तेजस मार्क 2 जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, अब अपने डिजाइन में ये और भी ज्यादा ताकतवर साबित हो जाएगा। इसे 17.5 टन तक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के लिए बनाया गया था, लेकिन अब टेस्ट में पता चला है कि ये 18 टन तक का वजन उठा सकता है। तेजस मार्क 2 में कंपोजिट मटेरियल्स का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है और पहले छोटे तेजस मार्क 1 ने 14 टन MTOW के साथ ही बड़े जागवार विमान से ज्यादा हथियार और ईंधन उठाया था। और अब जो मार्क 2 वेरिएंट है वो बड़ा और आधुनिक होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा बाहर भी ले जा सकता है। इससे इंडियन एयरफोर्स को ये फायदा मिलेगा कि तेजस मार्क 2 ज्यादा हथियार अपने साथ ले जा सकता है, ज्यादा ईंधन ले जा सकता है, मल्टी रोल क्षमताएं भी होंगी और इसकी क्षमता अब जागवार से ज्यादा और Su-30 MKI जैसे भारी फाइटर जेट्स के करीब पहुंच जाएगी। अभी इस प्रोग्राम की करंट अपडेट की बात की जाए तो 4 प्रोटोटाइप इसके बनाए जा रहे हैं, जिनसे टेस्ट करके वजन और परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। और इंजन इसमें GF414-6 होगा। पहला प्रोटोटाइप 2027 में आएगा, पहली उड़ान 2028 में होगी, प्रोडक्शन 2031 से होगा और 2033 से 35 के बीच ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। मार्क 2 का डिजाइन दोस्तों AMC फाइटर जेट आने तक वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेगा और मार्क 2 वाले वेरिएंट में 70% स्वदेशी पार्ट होंगे। इससे न सिर्फ भारतीय वायुसेना मजबूत होगी, बल्कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भारत अगले 7 से 10 साल में ऐसी तकनीक हासिल कर लेगा जिससे कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकेगा। ये कदम नौसेना को बहुत बड़ी ताकत देगा, क्योंकि ऐसा कैरियर बिना बार बार ईंधन भरे लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। बाकायदा दोस्तों, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उन्हें पहले ही 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया है, जो भारत की पनडुब्बियों जैसे कि SSBN और SSN में लगेगा। और ऐसे 2 रिएक्टर मिलकर 75,000 टन वाले भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए काफी होंगे। इवन दोस्तों, नौसेना चाहती है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि EMLS लगे हों। EMLS से भारी विमान, ड्रोन और भविष्य के 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स आसानी से लॉन्च हो पाएंगे और ये स्टीम कैटापल्ट से ज्यादा आधुनिक और ताकतवर होगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों न्यूक्लियर कैरियर का जो खर्च है वो काफी ज्यादा होगा, लेकिन फायदा भी बहुत बड़ा होगा। ये लगातार लंबे समय तक ऑपरेट रह सकता है। चीन पहले से ही न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स पर काम कर रहा है, इसीलिए भारत के लिए जरूरी हो गया है कि वो भी ये क्षमता हासिल करे ताकि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में अपनी मजबूत मौजूदगी को दिखा सके।
मतलब साफ है कि 2047 तक भारत अपना पहला परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर और इमेज जैसी आधुनिक तकनीक लगी होगी, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस 87 नए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन खरीद रही है और ये सौदा अगस्त 2025 में 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ हुआ। इन ड्रोन से निगरानी, जासूसी और हथियारबंद हमले यानी कि ISR प्लस स्ट्राइक की क्षमता भारत की बढ़ेगी और ये ड्रोन 60% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक से लैस होंगे, जिसमें कि भारतीय कंपनियां और विदेशी पार्टनर्स भी शामिल होंगे। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि इन 87 ड्रोन की खरीद का मतलब स्वदेशी प्रोजेक्ट बंद होना नहीं है। आने वाले 15 सालों में भारत को 350 से 400 ड्रोन चाहिए होंगे। इवन जो तापस है वो अभी तक 28,000 फीट की ऊंचाई और 18 घंटे तक की उड़ान में पहुंचा है, लेकिन भारतीय वायुसेना चाहती है कि 30,000 फीट और 24 घंटे तक ये उड़ सके। आर्चर NG के भी ट्रायल हो रहे हैं। इसे पूरी तरह से तैयार होने में अभी 4 साल लगेंगे। दो प्रोग्राम धीरे धीरे अभी मैच्योर होंगे और भविष्य में ज्यादा जरूरतें यहीं से पूरी होंगी। हालांकि यहाँ पर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की जो बात की जा रही है, जो अमेरिका से खरीदे जाएंगे, वो भारत को 2029 से 30 के बीच मिलेंगे। इसलिए अभी 87 मेल ड्रोन्स लेना जरूरी है ताकि ऑपरेशनल गैप ना रहे। इवन दोस्तों DRDO ने दोनों स्वदेशी ड्रोन्स के लिए यूनिफाइड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी बना लिया है। वहीं दोस्तों CRPF के लिए 200 कारकल CSR 338 स्नाइपर राइफलों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। ये राइफलें हैदराबाद में आईकॉम कारकल की नई फैक्ट्री में मेड इन इंडिया तरीके से बनेंगी और ये फैक्ट्री इसी साल शुरू हुई है। यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से CSR 338 मॉडल जो है वो बनाया जाएगा, जो सटीक और लंबी दूरी की निशानेबाजी के लिए उपयुक्त है। पहले इस टेंडर पर विवाद भी हुआ था, कुछ कंपनियों ने कोर्ट में चुनौती भी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद CRPF ने ट्रायल करवाया और अब ये प्रक्रिया पूरी हो रही है। खबरों की माने तो पहली खेप 2025 की चौथी तिमाही में मिलने की उम्मीद है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और ये सौदा भारत और UAE रक्षा साझेदारी और घरेलू हथियार निर्माण को मजबूती भी देता है। इसमें बाकायदा तकनीकी ट्रांसफर भी है और जॉब्स भी मिल रही हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जब भारत की SSS डिफेंस है वो भी इसी तरीके की राइफलें बना रही, तो उन्हें क्यों नहीं रिकमेंड किया जा रहा। इसलिए यहाँ पर SSS डिफेंस को भी एक मौका देना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है आगे। इसके अलावा डॉसो एविएशन ने भारत में ही राफेल जेट बनाने का एक बड़ा ऑफर दे दिया है। नागपुर के DRAL प्लांट में असेंबली होगी और TASL फ्यूजलाज को बनाएगा और हैदराबाद में साफरान इंजन असेंबली और MRO प्लांट बनेगा। इस ऑफर के अनुसार हर साल 20 राफेल भारत में बनाए जा सकते हैं और इनका प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल बाद शुरू हो जाएगा। भारत को मिलेंगे राफेल F4 वेरिएंट, जिनमें खास अपग्रेड्स किए जाएंगे, जैसे कि भारत की अस्त्र मिसाइल और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलों का इंटीग्रेशन किया जाएगा। भविष्य में 120 किलोन्यूटन का ताकतवर इंजन भी लगाया जा सकता है। प्लस इसमें मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग टेक्नोलॉजी भी होगी और ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए होंगे। कुल 114 वायुसेना के लिए होंगे और 26 नौसेना के लिए। सौदा लगभग $22 अरब का हो सकता है। इसमें भारत की मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियां भी यहाँ पर बढ़ेंगी, प्लस एक्सपोर्ट के रास्ते खुलेंगे। मतलब फ्रांस की कंपनी दासो चाहती है कि राफेल भारत में ही बने। इसमें भारत का हथियार पैकेज लगेगा, भारतीय इंजन फैक्ट्रियां जुड़ेंगी और आगे जेट ड्रोन के साथ मिलकर लड़ भी सकता है। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय 2 बंद पड़े एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी कि ALGS को फिर से एक्टिव कर रहा है, जिसमें कि पहला है चुसूल जो कि पूर्वी लद्दाख में है और LAC से सिर्फ 4 किलोमीटर पश्चिम में है। दूसरा है अनिन, ये अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज इलाके में है। यहाँ पर दोस्तों भारत ने पहली न्योमा एयरबेस को तैयार कर लिया है। अगले महीने ये शुरू हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को पूरे रनवे में बदला गया है। मतलब साफ है कि भारत अपनी चीनी सीमा के पास पुराने एयर स्ट्रिप्स को फिर से चालू कर रहा है। इससे सेना को तेज और लंबी दूरी की पहुंच बढ़ेगी। वहीं दोस्तों कल लद्दाख में हिंसा हुई और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हुए। यहाँ पर दोस्तों लद्दाख में लेह शहर में स्टूडेंट आंदोलन शुरू हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई, यानी कि सड़कों पर आगजनी और झड़पें देखी गई। हालांकि ये स्थिति कल शाम तक ठीक हो गई थी और इवन सरकार ने कहा कि लोग पुरानी वीडियो को शेयर ना करें। बकायदा दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का भी प्रयोग किया, तब जाकर के हालात काबू में आए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन कल्प्रिट है दोस्तों वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान की तारीफ की और सोनम वांगचुक ने दोस्तों यहाँ पर चाइना की तारीफ करते हुए भी वो थक नहीं रहे। इवन दोस्तों यहाँ पर सोनम वांगचुक का जो 6 शेड्यूल की बात कर रहा है, उसका मतलब साफ है कि लद्दाख में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने, कोई डेवलपमेंट ना हो, आर्मी की मूवमेंट तेज ना हो सके। कहीं ना कहीं दोस्तों ये इस बात की ओर दर्शाता है कि विदेशी फंडिंग से जो पैसा मिल रहा है भारत के खिलाफ आंदोलन करने का, उसको ये हथियार बनाता है बंदा और हर बार आंदोलन करने शुरू कर देता है। और इस बार जो ये हिंसा हुई है उसका रीजन भी सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक दोस्तों, इस बंदे ने, आप पर्सनली देखिए, जब 370 को हटाना था JNK से, इस बंदे ने बिल्कुल उस टाइम कोई आंदोलन नहीं किया। कभी ये नहीं बोला कि भाई यहाँ पर 370 हटानी है, नहीं हटानी है, क्यों।
अब जब इस केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, उसके बाद ये चाहता है कि मेरा वहाँ पर वर्चस्व हो, मैं वहाँ पर एक नेता बनकर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा सकूँ और उसके बाद अपनी मनमानी कर सकूँ। और बार बार ये 6 शेड्यूल की जो बात कर रहा है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है लद्दाख का, इसीलिए वहाँ पर जो बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्लस रोड्स को लेकर, ये सारी चीज़ें इस बंदे को पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है जिसका इस्तेमाल ये इस तरीके के हिंसात्मक आंदोलन के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।